आज हम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चौटाला के साथ हैं और बातचीत करेंगे हरियाणा की विभिन्न पॉलिसीज के बारे में, कुछ पॉलिटिकल और कुछ रीजनल। चौटाला साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने देखा पिछले 2-3 महीने में किसानों ने एक रुख अपनाया हुआ है इन 3 बिलों के खिलाफ। इसका आपके हिसाब से पिछले 6-8 महीने में सरकार के कामकाज पे क्या असर पड़ा है? पूरा 1 वर्ष पहले कोविड की मार और अब 3 महीनों से ऊपर का समय, आज शायद 97 दिन हो चुके, फार्मर एजुटेशन प्रदेश में चली और प्रदेश सरकार ने निरंतर अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने का काम किया है। जरूर भ्रम फैलाए गए कि किसान की एमएसपी बंद हो जाएगी, किसान कमज़ोर हो जाएगा, और हमने अश्योर किया है इन द कमिंग डेज जब प्रोक्योरमेंट शुरू होगी तो पूरी तौर पर एक एक दाना किसान का खरीदा जाएगा और उसकी पेमेंट भी इंडिया में पहली बार होगा कि उसका जे फॉर्म कटने के बाद दूसरे दिन उसके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से खाते में पैसा डाला जाएगा। मैं तो चैलेंज देता हूँ, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में सत्ता में हैं जी, वो क्यों नहीं अपने प्रदेश में इस तरह की पॉलिसी लेकर आते कि किसान को डीबीटी करके 2 दिन में पैसा पहुँचाया जाए। पंजाब कैन डू द सेम थिंग, राजस्थान कैन डू द सेम थिंग, महाराष्ट्र कैन डू द सेम थिंग। मगर किसान को मजबूत और किसानी को मजबूत करने की सोच रखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल तीनों लॉज में अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। हमारी तरफ से भी अमेंडमेंट्स प्रपोज करे गए, सेंटर ने भी जो अलग अलग दौरों की मीटिंगों के बाद एक 25 पॉइंट्स का एजेंडा संगठनों को दिया था, अधिकतम पॉइंट्स हमारे सुझाव वाले उसके अंदर लिखित तौर पर आए। और ये चीज़ जब मैं सांसद था तब भी मैंने देखी है, नो बिल इज़ परफेक्ट, एब्सोल्युटली नो लॉ इज परफेक्ट। टाइम के साथ उसको परफेक्ट किया जा सकता है। आज ये कहना कि तीनों लोग किसान हितैषी है या नहीं है, मैं इसको सही नहीं मानता। मगर बिल्कुल आज डिस्कशन हो रही है, डेलिब्रेशन हो रही है और उसके बाद अमेंडमेंट्स के लिए जब केंद्र तैयार है तो प्रधानमंत्री स्वयं हाउस के पटल पर खड़े होकर कहते हैं कि सुझाव लाइए, मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। इससे बड़ी बात क्या होगी देश के लिए कि देश का मुखिया देश की आवाज़ सुनकर अपने बनाए हुए कानून को आज बदलना चाहता है। इन किसानों के विरोध से क्या पंचायत इलेक्शन पे कोई असर पड़ेगा? अभी हमारे 108 नई पंचायतें बनी हैं और उन पंचायतों के निर्माण के साथ अब पंचायतों का जो ब्लॉक डिवीज़न है और है उस सबको हम कंप्लीट करने का काम करेंगे और जैसे ही वो कंप्लीशन होगी प्रदेश के अंदर सुचारू तौर से पंचायत चुनाव हम करेंगे। इसकी वजह से पंचायत इलेक्शन डिले नहीं होंगे? वैसे मैं तो ये नहीं मानता कि इसकी वजह से होंगे। एक प्रोसेस था, क्योंकि पीछे सेंसेक्स की वजह से हमें लैंड बाउंड्रीज बनाने के लिए बार किया गया। सितंबर एंड में हमने कमेटी गठित करी थी जो लैंड बाउंड्रीज पे काम कर रही थी। हमने अपनी रिपोर्ट दिसंबर में सबमिट करी और सरकार ने उस कमेटी की रिकमेंडेशन को अप्रूव किया और हमारा यही प्रयास है कि प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक ऐतिहासिक कदम पंचायतों में हमने उठाया कि हमने 50% पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स दी, जो कि पूरे देश में पहली बार हुआ। 50% रिजर्वेशन तो सारे देते हैं और हमने पार्टिसिपेशन दी है कि वुमेन नॉन वुमेन कैंडिडेट्स 50% सीट्स पर लड़ेंगे और उसको भी ऑड इवन के माध्यम से डिवाइड किया। तो ये तो थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है, इसने डिले किया। वी हैव रिटन टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन टू गेयर अप और जैसे ही वो ड्यू प्रोसेस, जो हमारे एससी पंचायतें, ब्लॉक्स, जिला परिषद बननी है, बीसीए की बननी है, महिला बननी है, जैसे ही वो डिवीजन का प्रोसेस पूरा डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आएगी तो देश में चुनाव। हरियाणा में किसान भी बाहर से लेबर मंगाता है, माइग्रेंट लेबर काफ़ी हैं और फैक्ट्री और वाइट कॉलर में भी माइग्रेंट लेबर बहुत हैं। जैसे कि आप देखेंगे पूरा जो बीपीओ इंडस्ट्री है जो गुड़गांव चलाती है, उसमें करीब 1-1.5 लाख वाइट कॉलर वर्कर हैं जो बाहर से आते हैं, बिहार से, यूपी से, साउथ से। फैक्ट्री के भी जो लेबर हैं वो बाहर से आते हैं। लेकिन इन सब माइग्रेंट लेबर के लिए ब्लू कॉलर, अनऑर्गेनाइज्ड, वाइट कॉलर आपने कभी सोचा नहीं, तबकि ये आपकी आर्थिक और इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आपके क्या विचार है? मैं आपको
आपके इस अच्छे सवाल पर एक जवाब देता हूँ जी कि मैंने आपसे भी सुझाव लिए थे जब हमारी एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई थी, जी और उस पॉलिसी के अंदर हमने कैसे प्रदेश में नया निवेश आए, जी कैसे ये एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स जी इकट्ठे चलकर प्रदेश को तरक्की के पथ पर लेकर जाए, इसके ऊपर सरकार ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाकर आज 1 जनवरी से प्रदेश में लागू करी। जी और इस सोच के साथ करी कि हम हर प्रकार से ऐसे लोगों को लेकर आए जो बड़ा निवेश करें और रोजगार के संसाधन प्रदेश में बढ़ाएं। जी और उसका नतीजा है कि 7,500 करोड़ के निवेश के साथ ATL नामक जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरर है वो हमारे प्रदेश में है। जी लगभग 500 करोड़ की लैंड वैल्यू के ऊपर इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट कर रही है, जो एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस 140 एकड़ के अंदर मुड़गांव में बनाने का काम करे। जी मारुति का हमारी पिछले 1 सप्ताह पहले बैठक हुई। मारुति नए प्लांट के लिए गुजरात से भी बात कर रही है। उनने हमें फाइनल जो बातचीत हुई है जी उनने हमारे साथ चर्चा भी करी है। जो रिजर्व प्राइस है उससे भी सरकार ने उनको 10% कम में, अगर वो एक मुश्त देते हैं, ऑफर दिया है। अब उनके पाले में गेंद है कि अगर वो 800 एकड़ में मारुति और 100 एकड़ में सुजुकी का प्लांट लगाना चाहती है तो खरखोदा की हमारी जो ज़मीन है वो पूरी तौर पर उनके पास उपलब्ध भी है। और हम जैसे मारुति हमारे पास एक मदर प्लांट पहले भी था, उसके बाद दूसरा मानेसर में भी लगाया गया और अब तीसरा प्लांट लगाना चाहेंगे, तो आवर स्टेट विल बी मोर देन हैप्पी। Amazon is looking up at Haryana to put a warehouse right next to where Flipkart has purchased land. We have 8 new IT companies, IT manufacturers who are looking to invest in रोजका में। और इसके साथ साथ जो हमारा हिसार एविएशन हब है वहाँ पर, क्योंकि केंद्र ने अभी अपने रिजल्ट आउट करने हैं मेगा बल्क ड्रग पार्क के, अगर उसके अंदर हरियाणा का नंबर आता है तो आप सोचिए नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ा बल्क ड्रग पार्क कोई सेटअप होगा तो हिसार एविएशन हब के साथ होगा। अगर हम एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयमेंट की तरफ ना सोचते तो शायद 1.25 साल के अंदर इतने बड़े बड़े कदम हरियाणा की हिस्ट्री में कभी नहीं उठते। पर आप एक तरफ इन कंपनीज को बुला रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन पे ये कंडीशन भी डाल रहे हैं कि 75% रिजर्वेशन आप लोकल्स को दीजिए। तो इस बंदिश से आपने सुना होगा मारुति की सुजुकी के चेयरमैन भार्गव जी ने खुद कहा कि ये बहुत ही गलत कदम है। उन्होंने एक बड़ा, भार्गव जी इस तरह के शब्द यूज करते हैं, मैं उनको भी याद करवा देता हूँ कि जब ये पॉलिसी एक लॉ के तौर पे इनेक्ट हो रही थी तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो भी बैठे थे, उनसे भी हमने इसके ऊपर विचार लिए थे। 50,000 का जो कैप लगाया गया था वो उनसे पूछ कर ही लगाया गया था और उनने स्वयं उस मीटिंग में कहा था कि अगर लोकल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो हमारा हाउसिंग का खर्चा बचता है, एम्प्लॉयज़ का हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता है। 10% का जो कैप लगाया गया एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जो कंपनी को ताकत दी है इस लॉ के बाद कि आप 10% से ज़्यादा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के, एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं ले सकते, आप कैप कर सकते हो, वो भी मारुति का ही दिया हुआ सुझाव था। हमने तो अपने बिल के अंदर 3 उनके सुझाव लिए और केवल मात्र एक मारुति नहीं, मैंने 8 दौर की अलग अलग चर्चाएं डायरेक्टर लेवल पर भी, ACS लेवल पर भी, मेरे लेवल पर भी, अलग अलग एसोसिएशंस जो डिस्ट्रिक्ट की MSME की है, इंडस्ट्री की है, जितनी ये फेडरेशंस हैं, फिक्की है और है, इन सब से हमने चर्चा करी। चर्चा करने के बाद एक ऐसा कानून हम लेकर आए जिसके अंदर जरूर हम अपने प्रदेश के लोगों को जो आज हम पढ़ा रहे हैं, उनके एजुकेशन पे इतना खर्चा कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी देने का काम तो हम करें। पर जॉब सिक्योरिटी तो वो होती है कि आप उनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दीजिए, कोई भत्ता दीजिए या उनको स्किल। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर को कैसे बंदिश में डाल सकते हैं कि आप नौकरी दीजिए, क्योंकि हम ट्रेन करेंगे, राज्य सरकार नहीं दे सकती। हम ट्रेन करेंगे। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्री में एक पढ़े लिखे बेरोजगार को पेंशन देनी शुरू कर दें तो एक्सचेकर पे एक बहुत बड़ा बर्डन है। और GST के बाद मुझे लगता है कि हर स्टेट यही सोचती है कि हम अपनी स्टेट में कंजम्पशन कैसे बढ़ाएं।
और कंजम्पशन स्टेट में जब भी बढ़ेगी जब हमारे लोग यही नौकरी करेंगे, उस नौकरी से जो पैसा आएगा उसको स्टेट में ऑब्जर्व करेंगे और कहीं ना कहीं उसी से ही स्टेट का राजस्व आगे और अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि इस पॉलिसी से ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पलायन होगा नोएडा और बाकी प्रदेशों में, बल्कि सर्विसेज जॉब का, जिसमें एंट्री सैलरी 20-22 हज़ार की होती है, और उसका भी पलायन हो जाएगा नोएडा की तरफ। आप जानते हैं कि नोएडा का पूरा एक कॉरिडोर इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विसेज के लिए बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हो रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई है जिसमें रिजर्वेशन हो स्थानीय। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बंदिशें कोई एक प्रदेश में नहीं है। आज से 37 साल पहले महाराष्ट्र ने ये बंदिश भाषा पे लगाई थी, हमने तो भाषा पे या धर्म पे नहीं लगाई। आज गुजरात जैसी प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल स्टेट वो भी आज ये बंदिश लगाकर 80% की बैठी है। आज हम आंध्रा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तेलंगाना की बात करें, और तो और 10 दिन पहले तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम अपने प्रदेश के अंदर कानून लाएंगे। झारखंड में तो इंडस्ट्री नहीं है कोई, कल पंजाब माइनिंग के अलावा कल पंजाब की एक विधायिका ने सदन में खड़े होकर कहा, बठिंडा की, कि हमें भी कानून लाना चाहिए। आज के दिन आपकी इकोनॉमी जीएसटी के बाद आपके स्टेट कंजम्पशन से चलती है, उसको देखते हुए ये कदम बिल्कुल स्टेट के हित में है। और हम अगर 17 यूनिवर्सिटी स्टेट एक्सचेकर से चला रहे हैं, इतने कॉलेजेस हम चला रहे हैं, इतने ITIs हम चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को इंडस्ट्री के साथ जोड़कर स्किल करवाना और उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ये भी हमारी जिम्मेवारी। आज अगर आप जिम्मेवारी है, बट वो जिम्मेवारी आपने पास ऑन कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन तो गवर्नमेंट ही करेगी। अगर लॉ के तौर पर मॉनिटरिंग भी होगी, इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, तो प्राइवेट खुद तो अपनी रिपोर्टिंग नहीं करेगा कभी ईमानदारी से, वो तो हमें उनके साथ कोऑर्डिनेटेड तौर पर ही रखना पड़ेगा। चलिए एक दूसरे विषय पे आपको ले चलता हूँ। पंचायती राज आपके अंदर है और मनरेगा का एक भारी योगदान रहा है पिछले कोविड के दौरान। आपको पता है कि न सिर्फ माइग्रेंट लेबर बल्कि किसानों की और रूरल एरियाज में भी जो लोग नौकरी छूट गई थी जिनकी, वो सब गांव की तरफ चल पड़े थे। आपने अपने कार्यकाल के दौरान देखा होगा कि मनरेगा का असर जमीन पे कैसे होता है और क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। आप समझते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या ये कॉन्ट्रैक्टर्स और सिस्टम के अंदर ही खत्म हो जाता है? मैं आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि बहुत कम लोग मनरेगा पे सवाल करें। हरियाणा ने मनरेगा कोविड में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं देखा क्योंकि हमारे यहाँ से लेबर अपने अपने प्रदेशों में गए, मगर हमने मनरेगा का पोस्ट कोविड इस्तेमाल ऐसा किया जिसने प्रदेश के अंदर एक ऊर्जा लेकर आई। हमने कैटल शेड इस बार एक टारगेट लेकर बनाया और हर गरीब के घर में कैटल शेड बनाने का मनरेगा में काम शुरू किया, और कई ऐसे जिले हैं जिनके अंदर हजारों कैटल शेड बने। पूरे प्रदेश में गरीब आदमी के पशु को भी ढकी छत मिले, उसका काम मनरेगा से कराया। और अगर मैं डाटा शेयर करूं, हमने कभी 500 करोड़ टच नहीं किया हरियाणा ने मनरेगा के फंड यूटिलाइजेशन में। ये पहली बार है कि शायद हम 1000 करोड़ का आंकड़ा इस वित्त वर्ष में मनरेगा की यूटिलाइजेशन में पार कर दें, जबकि हमारे 3 महीने की इनिशियल मनरेगा यूटिलाइजेशन ना के बराबर थी। हमने एक टारगेट लेकर चले कि हमारे जो प्रदेश के 6800 के लगभग गांव हैं, एक एक गांव में CEO जो जिला परिषद है वो मॉनिटरिंग कर मंथली रिपोर्ट देगा कि उन गांव के अंदर मनरेगा का कार्य होगा। और मैं आज खुशी होती है साझा करते हुए कि हमारे कई ऐसे गांव हैं जहां पर एक भी व्यक्ति मनरेगा की नौकरी मांगने नहीं है क्योंकि वो अर्बनाइज्ड एरियाज में। आज वहाँ जॉब रिक्वायरमेंट या जो बेसिक मिनिमम इनकम है दैट इज वे अबव मनरेगा प्राइस, मगर क्योंकि हरियाणा आज बेंचमार्क देश के लिए सेट करता है और वो ये है कि वी गिव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनरेगा अलाउंस टू एनीबडी इन द। हाईएस्ट बोले तो कितना? हम 309 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मनरेगा में देते। दैट इज नोवेयर गिवन इन द। तो आप ये समझ गए कि मतलब इसमें मनरेगा में तो खैर काम मैंने देखा है अपने गांव में भी और आसपास के गांव में, और आपको ये पता है, आपने बताया भी कि हरियाणा लगातार एक तरह से अर्बनाइज हो रहा है रेगुलरली। बट
जो नौकरियां हैं या जो काम है एक किसान के घर में, किसानी से तो घर 6 लोगों का 8 लोगों का चल नहीं पाता, तो उसमें 1 या 2 आदमी को काम नौकरी करनी पड़ती है, चाहे वो 12,000 की नौकरी करे या 20,000 की नौकरी करे, तभी वो परिवार चल पाता है। लेकिन पिछले 10-15 साल से जो एक फोकस हुआ करता था सरकारों का कि रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में नौकरियां बनाई जाएं, इंडस्ट्री को भेजा जाए, तो वो पॉलिसी खत्म हो गई और हम इंडस्ट्रियल पार्क्स और अर्बन सेंटर्स में, अब जैसे मारुति की फैक्ट्री आज की तारीख में गुड़गांव के बीचों बीच बैठी है, जहाँ पे उसका खर्चा भी ज़्यादा है और उसकी लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन भी सबसे ज़्यादा है और वो जमीन उसके रेवेन्यू से भी ज़्यादा है। तो रूरल एरिया में जॉब्स क्रिएट करना, रूरल एरिया में इंडस्ट्री क्रिएट करना, इस पे क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जो हमारी पॉलिसी थी उसको स्पेसिफिकली डाइवर्ट किया गया COD कैटेगरी ब्लॉक्स के। और आपने पॉलिसी जरूर देखी भी होगी कि हमने A ब्लॉक जो प्राइम अर्बनाइज्ड एरियाज हैं उसमें कोई बेनिफिट किसी इंडस्ट्री को नहीं दिया अगर वो आते हैं। B में माइनर इंसेंटिव्स हैं, C में मॉडरेट है और मैक्सिमम इंसेंटिव्स अगर दिए गए तो हमारे प्रदेश के 50 ब्लॉक जो आज D कैटेगरी में आते हैं उसके अंदर देने का काम किया। और वो इसी लक्ष्य के साथ है कि फैक्ट्रियां ग्रामीण अंचल की तरफ डाइवर्ट, और उसका नतीजा है जो सोना का हमारा IMT था, नाम तो सोना लिखते हैं उस पर, मगर है वो रोज का मेवात के अंदर नहीं, मतलब वो बॉर्डर पे पड़ता है। रोजका मेव का IMT अलग है, सोना का अलग है। रोजका मेव में आप लोग एक और ज़मीन एक्वायर किए जो पिछले मेरे ख्याल से 20 साल से वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। मैं आपको इसीलिए तो बता रहा हूँ कि वहाँ हमने एक बैटरी कंपनी को लैंड और ATL आज 7500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहाँ जब उन्होंने शुरू कर दी, उसके जस्ट बाद 12 इंटरेस्टेड कंपनीज ने अपने प्रपोजल HSID किसी को दिए हैं कि हमें भी लैंड अलॉटमेंट करी जाए रोजका मेव में, जिसके अंदर उनकी एंसेलरीज ATL की हम डेवलप करें। ये होता है। मुझे एक वाकया याद है और मैं हमेशा इसको कोट करता हूँ कि चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे तो वो जापान गए और वो होंडा बाइक कंपनी को मानेसर में ले गए। जब होंडा को लाए, उनके CEO MD ने ये बात कही कि वाई अस, उन्होंने कहा कि यू आर माई क्वीन बी, व्हेन यू कम बीज विल कम एंड आई विल गेट द हनी। तो आज हमें जरूरत है उन मदर इंडस्ट्रीज की जो आकर अपने आप को एस्टैब्लिश करें, एंड वंस वी गेट दीज बिग कंपनीज टू गेट एस्टैब्लिश्ड इन एरियाज ऑफ रूरल बैकग्राउंड, डेफिनेटली। अब प्रधानमंत्री ने, मैं सुझाव दे के आया था जब मेरी लास्ट मुलाकात थी, कि आप टेक्सटाइल हब तो बनाइए। आज कॉटन हरियाणा में उगता है, गुजरात में उगता है, वो जाता है जिनिंग के लिए किसी और में, धागा कहीं और बनता है, धागे की डाइंग कहीं और होती है, डाइंग के बाद वो कपड़े की शेप कहीं और लेता है, उसकी प्रिंटिंग जो है वो लुधियाना में होती है और उसकी स्टिचिंग गुड़गांव में होती है और गुड़गांव से फिर वो कांडला जाके एक्सपोर्ट होती है। एक कॉटन का पीस जब वो शर्ट की शेप लेके आदमी के शरीर पे आता है, उसको 7-8 लोकेशन बदलनी पड़ती है। और उस चीज को प्रधानमंत्री ने इस साल के बजट में 7 टेक्सटाइल पार्क के तौर पर अनाउंस भी किया और वी विल बिड फॉर द फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क इन इंडिया दैट शुड बी एस्टैब्लिश्ड। It can be anywhere in Sirsa, Fatehbad, Hisar, Bhiwani, Jeet. मेवात, बैकवर्ड एरिया। नहीं, बैकवर्ड की बात नहीं, you need the productivity of the produce also. और मैं तो उनको ये कह के आया हूँ कि आप इस बार हमारी स्टेट को सपोर्ट करो, हमें इजिप्शियन सीड प्रोवाइड करो कॉटन का, जिसका रेशा लंबा होता है। आज उसकी मार्केट वैल्यू 5500 की कंपैरेटिवली 8700 है। किसान को 3300 ज़्यादा मिलेगा उसकी प्रोड्यूस का, तो ऑटोमेटिकली वो कॉटन की दूसरी वैरायटी पे शिफ्ट हो। ये चीज़ें जरूरत है रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए। और जिस दिन हम ये दे पाए, जिस दिन हिसार का एविएशन हब हमारे 18 महीने में रनवे कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन वो चालू हो गया, आप देखना। इन्वेस्टमेंट किसकी आ रही है एविएशन हब में? एविएशन के अंदर हमारी पिछले दिनों जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, इसके अंदर बोइंग भी आया था, एयरबस भी। इन्वेस्ट कौन करेगा? इन्वेस्ट तो अभी रनवे तो कंप्लीट होने दी। ठीक है, हमारे पास अगली बार पूछेंगे। हमारे पास इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो 1 दशक से पेंडिंग थी, उसको हमने कोविड में लोगों को बैठाकर अप्रूव करवाया और ऐसा लाइफ चेंजिंग स्टेप रहेगा हिसार के लिए। और बड़ी खुशी के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ कि लोग कहते हैं हिसार से जहाज नहीं उड़ेगा। आज के दिन हिसार से डेली 2 फ्लाइट चंडीगढ़ की, डेली 1 फ्लाइट धर्मशाला की, डेली 1 फ्लाइट देहरादून की। मेरा टारगेट है
कि नेक्स्ट उड़ान की जो लिस्ट आएगी, वी विल हैव 8 more डेस्टिनेशन दैट विल फ्लाई आउट ऑफ इट। वंडरफुल। वन लास्ट क्वेश्चन, ये अनएम्प्लॉयमेंट पे है। आपको पता है कि हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट अप्रैल में 43.2% तक पहुंच गई थी। ये नेशनल एवरेज जो 25% के करीब है उससे ऑलमोस्ट दुगनी है। औसतन भी हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट बाकी प्रदेशों से ज़्यादा रही है। 75% का आपकी रिजर्वेशन एक तरफ, मुझे नहीं पता उसका क्या असर होगा और वो तो समय बताएगा, पर अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए स्टेट क्या पॉलिसी इजाद कर रहा है? मैं आज तक ये जो डाटा आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन डाटा को समझ नहीं पाया। या तो हमारे यहाँ कोई बड़ा प्लांट बंद हो, या कोई बड़ा प्लांट ऑटोमेशन की ओर जाए, या तो ऑटोमेशन तो आप जानते हैं, किसी भी प्लांट को ले लीजिए। मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया, मैं भी यूएस पढ़ के आया हूँ, मैंने भी वहाँ देखा है कि हार्ले डेविडसन ने अपने 50% प्लांट को ह्यूमन टच के बिना कर दिया। वो एक अनएम्प्लॉयमेंट का जरिया था। हमारे यहाँ तो एक भी कंपनी ने इतना बड़ा बदलाव नहीं किया। नहीं, आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी है। मारुति देख लीजिए, मारुति क्लासिकल एग्जांपल है। सारा फुल पूरा शॉप फ्लोर ऑटोमेशन हो चुका है। जब मारुति खुली थी उस दिन की एम्प्लॉयमेंट के डाटा से जो आज मारुति में एम्प्लॉयज हैं, द नंबर इज प्लस। आज आपको ये देखना पड़ेगा कि मारुति में 12,000 एम्प्लॉयज थे, आपको ये देखना आज कितने, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ये अनएम्प्लॉयमेंट डाटा नहीं कर सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर ने 4 एम्प्लॉयज हटाए तो वो अनएम्प्लॉयड है, उसकी जगह 4 रख दिए, उनका डाटा आप ऐड नहीं कर। ये खैर ये सरकारी डेटा है, ये मतलब मेरे इजाद की नहीं। तो सरकार की कौन सी एजेंसी ने दिया है? तो ये एनएसएसओ के डेटा है, ठीक है। और 23.5% जो सरकार डिक्लेयर करती है, केंद्र सरकार, उसका डेटा है। लेकिन जो आपकी बात है, ये देखिए 12,000 में आप जानते हैं मारुति सुजुकी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ कितने हैं, और 70% के टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं। और जब मारुति शुरू हुई थी उस टाइम उसका टर्नओवर क्या था, और आज की तारीख में उसका टर्नओवर करीब 30-40 गुना बढ़ गया है। एम्प्लॉयमेंट 30-40 गुना नहीं बढ़ी है क्योंकि टेक्नोलॉजी बेटर हो गई है, ऑटोमेशन बेटर हो गया है, कंपोनेंट्स असेंबल हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहे हैं। तो वो तो खैर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये मतलब अब आप कह सकते हैं डेटा कम ज्यादा हो सकता है। बताते जनसंख्या भी बढ़ रही है। बिल्कुल, अगर आप जनसंख्या से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंपेयर करो तो वी हैव क्रिएटेड मोर जॉब इन लास्ट डेकेड देन इट वाज बिफोर। वी हैव गॉट मोर इंडस्ट्री दैट हैज कम इनटू द स्टेट व्हिच वाज देयर अ डेकेड बिफोर, एंड अ डेकेड बिफोर व्हिच वाज निल। आईटी सेक्टर 2000 से 2010 तक फ्लरिश हुआ, बट 2010 से 20 राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कोई उसमें पॉलिसी से वजह से नहीं हुआ, वो तो बाय डिफॉल्ट हुआ। बड़ा गुरचरण झांसी का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि आईटी इंडस्ट्रीज ग्रोज एट नाइट। जब सब कुछ अगर एक स्टेटमेंट से देश के अंदर विदेशी कंपनी आके अपने कॉल सेंटर खोलती, मुझे लगता है कि हमारे फिर यूथ के अंदर टैलेंट नहीं। आज हमारा बच्चा जो गांव का पड़ा हुआ है और अंग्रेजी के अंदर डोमिनोज की डिलीवरी का ऑर्डर लेता है अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति से, दैट इज कैपेबिलिटी और ऑफ आवर पीपल टू वर्क एट चीप लेबर्स एंड गिव बेटर आउटपुट देन व्हाट अमेरिकन्स डू, एंड दैट इज द ओनली थिंग हाउ इंडिया हैज सक्सीडेड। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं कॉलेज में था और मैं फोन मिलाता हूँ एंड आई एम गेटिंग कनेक्टेड टू समबडी इन चेन्नई, दैट वाज एन हैप्पीनेस दैट आवर पीपल आर डूइंग गुड, आवर कंपनीज आर डूइंग गुड, एंड दैट्स व्हाई एमजी रोड तो एक सड़क थी, आज गुड़गांव कहाँ पहुंच गया? 20 साल के अंदर अगर आप कहते हैं 1.5 लाख आईटी एम्प्लॉयज काम करते हैं गुड़गांव में, ये हमारे बच्चों की कैपेबिलिटी है कि दे हैव द टैलेंट टू वर्क इन दैट ग्लोबल मैनर। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी हमसे बात करने के लिए।